हाँ भाई, तो जब तक सब लोग आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा रिकैप कर लो, बता दो मुझे क्या कल पढ़े थे, है ना, वही सब। तो कल क्या क्या पढ़े थे, कौन सा टॉपिक कल पढ़े थे? इंटरनल एनर्जी, है ना। क्या था ये इंटरनल एनर्जी? क्या होती? किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी ना। कोई सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होती है, कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, है ना, रोटेशनल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती हैं सबका सम, ये क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। और इसी को चेंज करना, है ना, इसमें जो है हीट देना या फिर इसमें वर्क करना, वही सारे प्रोसेस सीखे थे ना। इसके अलावा और क्या पढ़े थे कल? हीट के बारे में अलग से पढ़े थे कि हीट क्या होती है, हीट क्या होती है भाई, और फिर वर्क अलग पढ़े थे। हीट क्या कहती है यहाँ पे? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, और ये भी क्या थी? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, आज कहानी यहीं से बढ़ेगी हीट से। और क्या क्या था इसके बारे में? हीट एक तरह की एनर्जी थी जो फ्लो करती किधर से? हायर टू लोअर। ठीक है, और इसके बारे में क्या पढ़े थे? ये कैसा वर्क होता है? एक तरह से ये पीवी वर्क होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क। हाँ, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी होती है? हीट। हाँ, ये रैंडम फॉर्म होती है। ठीक है, और हीट के बारे में क्या पढ़े थे? हाँ, यहाँ पे ये भी पढ़े थे कि किसी सिस्टम को, अगर सिस्टम को हीट दिया जाए तो उसको कैसे लेते हैं? पॉजिटिव क्यू। अगर सिस्टम से हीट लिया जाए तो नेगेटिव क्यू। यहाँ पे वही कहानी थी, सिस्टम पे वर्क किया जाए तो प्लस डब्ल्यू, अगर सिस्टम से वर्क किया जाए तो माइनस डब्ल्यू। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें कल पढ़े थे। और उसके बाद फिर ग्राफ बनाना सीखते, अलग अलग टाइप के प्रोसेस, है ना। प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस पढ़े थे? क्या बात। हाँ, तो आइसोथर्मल पढ़े थे। आइसोथर्मल में क्या होता था? टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा जाता था? ऐसा। ठीक है, दूसरा क्या था? यहाँ पे था कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा क्या था? आइसोबैरिक। ये क्या था? यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था। इसका ग्राफ कैसे जाता था? ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या था? आइसोकोरिक। ये क्या था? यहाँ पे क्या? डेल्टा क्या? डेल्टा भी कांस्टेंट। इसका ग्राफ कैसे जाता था? ठीक है, और चौथा कौन सा था? एडियाबेटिक। ये क्या था? ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्यू ज़ीरो, है ना। चेंज इन हीट, मतलब बोल सकते हो कि हीट का एक्सचेंज कुछ नहीं। हाँ, तो ओवरऑल इसका जो ग्राफ जाता था किससे? इससे थोड़ा और ज़्यादा स्लोप में गिरता था ये, ऐसे। इससे थोड़ा सा नीचे, मतलब जो अपना आइसोथर्मल है उससे थोड़ा सा नीचे एडियाबेटिक रहेगा। ठीक, और ये कौन सा था? आइसो। ये कौन सा था? आइसोकोरिक। तो ठीक है, एग्जाम में क्या होगा ना कि ग्राफ बन के आ जाएगा, इसमें आपको बताना होगा। यह हो सकता है कि सीधे सीधे, जैसे इस बार नीट में आया था ना कि ये सब दे रखे थे और सामने ऑप्शन सेट कर रखा था, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, तो हमें उससे मैच कराना था, है ना। ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था कल? बस 1 घंटे उतना ही पढ़े थे, और कुछ पढ़ा होगा आगे पीछे कुछ जिंदगी में? ना सर, ना सर, बिल्कुल इसके आगे कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो जब तक आएंगे सब लोग, है ना, शुरू कर दिया जाए, वरना टाइम जा रहा है, 1 घंटा निकल जाए पढ़ाऊँगा क्या, है ना। चलो, तो फिर आगे बढ़ा लेते हैं आज आगे का टॉपिक। देखो, अभी तक जितना तुमने पढ़ लिया, अब ये सब एक बेस बन चुका है, हमारी नींव खड़ी हो चुकी है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक, है ना। इसमें थोड़ी चीज़ें और हैं, 2 चीज़ें और हैं, उसका पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पढ़ लो, जैसे कि अपने पास यहाँ पे एक फंक्शन जो होता है स्टेट फंक्शन, ये जाना है। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन मतलब जो थर्मोडायनेमिक के जितने भी अपने सिस्टम हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ठीक है, किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे? किसी भी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो होते हैं, अपने थर्मोडायनेमिक फंक्शन कौन कौन से हैं जो स्टार्टिंग में देखे हो ना, एंट्रोपी और क्या था, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? ये सारी चीज़ें या तो प्रेशर पे, या तो वॉल्यूम पे, या तो टेम्परेचर पे, या तो नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, या फिर इंटरनल एनर्जी पे, इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं।
तो अपने पास जो फंक्शन है वही इसकी स्टेट डिफाइन करते हैं। तो अपने पास जो फंक्शन होगा वो दो टाइप का फंक्शन है अपने थर्मोडायनामिक। एक है जो कि स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन कहा गया। एक है हमारा पाथ फंक्शन, ठीक। तो इन दोनों में डिफरेंस लिख लो, बस खास चीज़ यही है, इन दोनों में डिफरेंस लिख लो, जान लो क्या है इसका। लिखो भाई, हेडिंग लगाओ, डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। एक तरफ लिख लो स्टेट फंक्शन, एक तरफ लिख लो पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन जो होता है बेसिकली वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। इसका पाथ से लेना देना नहीं है। जैसे मान लो, यहाँ समझने के लिए ऐसा समझ लो, मान लो अपने पास यहाँ पे एक ग्राफ है, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर यहाँ से हम यहाँ देखें चेंज इन प्रेशर तो कितना आएगा, जो भी आए, पी फाइनल मान पी इनिशियल मान लेते हैं, पी फाइनल मान लेते हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा पी फाइनल पी इनिशियल, क्या वही डिफरेंस यहाँ से भी होगा? इधर से देखो तो क्या डिफरेंस, सेम डिफरेंस आएगा, है ना, चाहे इस वाले रास्ते से जाएँ और चाहे इस वाले रास्ते से जाएँ, दोनों जगह क्या होगा, चेंज इन, ये केस फर्स्ट मान लेते हैं, केस फर्स्ट, ये केस सेकंड मान लो, या पाथ फर्स्ट पाथ सेकंड मान लो, ठीक है। तो चाहे जिस रास्ते से जाओ आपको डेल्टा पी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो सेम मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी वही मिलेगा, पी फाइनल पी इनिशियल, इसको हम कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें, सेम ही मिलेगा, ठीक है, बोथ केसेस में, इन बोथ केस। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि जो अपने स्टेट फंक्शन होते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। तो इसके लिए यहाँ पॉइंट लिख सकते हो, स्टेट फंक्शन आर, हाँ, पाथ इंडिपेंडेंट। बस पता होना चाहिए, है ना, ये मालूम होना चाहिए कि हाँ स्टेट फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, बस। और कौन कौन से स्टेट फंक्शन है, कौन कौन से पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन में तो मेरे पास दो ही है, इस पूरे चैप्टर में दो ही लोगों को अच्छे से पढ़ना है, दैट इज हीट एंड, बाकी स्टेट फंक्शन है सब कुछ, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब अपने स्टेट फंक्शन है। तो इन सबको आगे चल के डिटेल में पढ़ना है, क्लियर। ठीक है, इसमें लिख लो कि जो पाथ फंक्शन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है ना, वो अपना क्या है, पाथ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है। और इसमें क्या पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल इन सब पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं इसकी, पर ये डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये पाथ फंक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे कहीं अपना जो भी कौन कौन से है, हीट और वर्क है ये, तो इसको सीधा लिखोगे पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन लिखना ठीक नहीं रहेगा, पाथ डिपेंडेंट ही लिख देता ना, पाथ फंक्शन पाथ डिपेंडेंट होता है। क्या लिख रहा हूँ, पाथ फंक्शन, क्या लिखूँ, पाथ, बीच में आर लगाऊंगा। एग्जाम्पल्स ले लो बस और यह कहानी आगे बढ़ा देंगे। इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, और क्या लिखोगे, इंटरनल एनर्जी, ठीक, ये सारी चीज़ें। इसमें अपने पास ये हो गया हीट एंड वर्क। देख ले भाई, अब देखो ये जो है अपना
देखा जाए पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस भी हो सकता है। ये होता है कि मान लो जैसे हम यहाँ चले, चलते चलते फिर कहाँ पहुँच गए, फिर वापस, ठीक। तो वही फाइनल इनिशियल क्या हो जाता है, 0, ठीक। तो जहाँ पे चेंज लगा हो ना, चेंज, जैसे चेंज यू, चेंज ई, ठीक, इस तरह से चेंज के, जहाँ चेंज लगा हो वो सब क्या हो जाता है, वो सब के सब स्टेट फंक्शन में आ जाता है, स्टेट, ठीक। तो एक तरह से लिख सकते हो ये एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है। मतलब ये सब चीज़ें जैसे दिमाग में थोड़ी थोड़ी पड़ी रहेंगी, तो भी जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो जब ये चीज़ें आएंगी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, अब हालांकि अभी ये सब देखो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, अभी सुन रहे हो ना, अभी एक टॉपिक है ये पूरा। एंट्रोपी जब चलेगी तो पूरी एंट्रोपी चलेगी, एंथैल्पी चलेगी, पूरी एंथैल्पी चलेगी, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी पूरा एक लेक्चर ही रहेगा, तो पूरा एक एक लेक्चर हो जाएगा। तो वहाँ बात करेंगे भाई साइक्लिक प्रोसेस से कैसे काम कर रहा है, स्टेट फंक्शन कैसे हो रहा है, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ स्टेट फंक्शन में ये और पाथ फंक्शन में भी क्या है अपने पास, हीट एंड वर्क, बस हो गया। बस इसमें इतने पॉइंट लिखना। ठीक है, चलो। तो अब अगला पॉइंट बच रहा है जो है प्रोसेस में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, यही समझ लो। रिवर्सिबल प्रोसेस, जब क्लास भरी रहती है तो एनर्जी भी रहती है, क्लास भरी नहीं तो एनर्जी भी धीरे धीरे लो हो जाती है, वही स्पीड पकड़ लेती है, इंटरनल एनर्जी। देख ले भाई, देखो इसको समझना ज़रूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और यही काम आएगा। अभी तक जो तुम प्रोसेस पढ़े थे, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, वो सब बस हल्के फुल्के, बाकी जो इस्तेमाल होने वाला है न्यूमेरिकल पोर्शन में, इन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा होने वाला है बैंकर। तो इसको ऐसे अलग अलग इसका वो बना लो, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। देखो भाई, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं। देखो जैसे मान लो अपने पास कि एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम में एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक भाई, इसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस, ठीक। तो ये गैस इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रही होगी, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है, और पिस्टन बाहर से प्रेशर लगा रहा होगा, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रेशर ऑफ पिस्टन का हो चाहे प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल कह दो, है ना, बाहर से प्रेशर लग रहा है, और इसको जब प्रेस करोगे तब ये नीचे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मान लो कुछ हमने यहाँ पे कुछ वो रखा हुआ है, मास रखा हुआ है, ठीक, ये मास रखा हुआ है। अब ये मास अगर ये इस समय इक्विलिब्रियम पे है, मतलब यहाँ पे अभी देखें तो हम ध्यान से देखेंगे तो P एक्सटर्नल क्या है अपना, किसके इक्वल है, P गैस के इक्वल है, ठीक। यहाँ पे अभी ऐसी कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम, ये रुका हुआ कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक फोर्स तो जो गैस ऊपर की तरफ लगा रहा है उसको क्या कहा जाता है, कौन सा फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, ठीक। और एक फोर्स जो ये लगा रहा है, ये कौन सा फोर्स है, अपोजिंग फोर्स। नाम है, छोटा लिख रहा हूँ क्या मैं फिर से, पीछे दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दिख रहा है क्या नाम है, रहम, नाम सही ना, सीख गया सीख गया।
ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे अभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देख रहे हो दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स है कौन सा, ड्राइविंग, एक फोर्स कौन सा, अपोजिंग, और दोनों ऐसे रखे हुए हैं एकदम, मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जैसे एक टुकड़ा हटाओ, छोटा सा टुकड़ा, एक टुकड़ा हटा लो, ठीक। यहाँ से एक टुकड़ा हटाओगे, जैसे इधर वाला टुकड़ा हमने हटा दिया, छोटा टुकड़ा होगा, ठीक। जैसे हटाओगे तो कुछ प्रेशर क्या हो जाएगा, नीचे का प्रेशर क्या हो जाएगा, नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, है ना, नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा लगाना शुरू कर देगा, प्रेशर बढ़ जाएगा इस केस में, ठीक है। लेकिन अब ये जो टुकड़ा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ा थोड़ी, बहुत छोटा टुकड़ा है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े रखें, थोड़ा सा हटाओगे पता नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ, ठीक। मतलब यहाँ पे जब छोटा टुकड़ा हटाएंगे तो यहाँ प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ होगा, अगर प्रेशर एक्सटर्नल बाहर है तो उसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया होगा, समझे। अंदर वाला प्रेशर भी क्या होगा, अब ये जब हटेगा तो ये प्रेशर भी कितना हो गया होगा, ये जो पी गैस जो था ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये कहानी किस पे आ जाएगी, फिर से इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे आप छोटा छोटा टुकड़ा हटाते जाओ, थोड़ी देर बाद थोड़ा प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर थोड़ा कम, अंदर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा, और पिस्टन को ढकेल कहाँ ले जाएगा, ऊपर, फिर उसके बाद दोनों फिर किस पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम। जैसे बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम हो जाएगा, वैसे किस पे आ जाएगी कंडीशन, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जो अंदर से फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स था, ड्राइविंग फोर्स। ये वाला फोर्स थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है, किससे, अपोजिंग फोर्स, थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये चीज़ यहाँ पे देख रहे हो कि ये अगर ऐसा होता है तो ये बहुत धीरे धीरे ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, और ऐसे केसेस में हमें लगता है कि पिस्टन रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, स्टैटिक है, फिर पता नहीं चलेगा। अब मान लो कोई बहुत धीरे धीरे हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए गांव में वो हैंडपम्प होते हैं जो, उसको एकदम प्रेस कर दो फिर छोड़ दो, ठीक है, वो बहुत धीरे 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 ऊपर आता है, बहुत धीरे धीरे, को पता नहीं चले कब आया ऊपर, ठीक, लेकिन आता है, मतलब बहुत बहुत स्लो में होता है, ठीक है। तो एक हिसाब से बोल सकते हो कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन प्रेशर। ये पूरी बात समझ में आई, ठीक। इसके लिए पॉइंट्स लिखने हैं, जितना आपने पढ़ा इसके पॉइंट्स लिखने हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है। अब बहुत धीरे धीरे होता है तो इस प्रोसेस का एक नाम और है, इस प्रोसेस को क्या कहा गया, आइडियल प्रोसेस। इसको आइडियल प्रोसेस में भी रखा गया है, ठीक है। और ये डेली लाइफ में देखने को जल्दी मिलता नहीं है, कोई इसको बैठ करके ऑब्जर्व नहीं कर सकता, ये अपने आप हो रहा है छोड़ देता है, कोई इसको कौन बैठा रहेगा देखने के लिए भाई, अगर इतना धीरे धीरे इक्विलिब्रियम वो अचीव कर रहा है तो कौन बैठा रहेगा, कोई देखेगा नहीं, ठीक है। तो ये पूरा बॉक्स जो बना है इसको साइड में बना लो, उसके पॉइंट जो लिखने हैं उसको अलग से कहीं ऐसे जगह बना दो, ठीक है। मैंने उस दिन सब बना दिया है, हमें इसके सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना लो, हाँ, चाहे पहले पॉइंट लिख लो फिर स्ट्रक्चर बना लो, मैं छोटा बड़ा कर लूँ, गैस का प्रेशर कम होगा ना, ज़्यादा होगा भाई तभी तो ढकेलेगा, नहीं जब ऊपर से हटा लेंगे तो प्रेशर कम नहीं होगा, कहाँ क्या हटा दोगे, जब आप बता रहे हैं जब मास रखा है तो हटा लेंगे मास, पहले पिस्टन रखा है, प्रेशर ज़्यादा पिस्टन का, मास हटाओगे तो पिस्टन हल्का होगा ना, तभी तो वो गैस लगाएगी ना, प्रेशर तो गैस लगाएगी ना नीचे से। अरे भाई पिस्टन ऊपर कब आएगा, जब नीचे से प्रेशर पड़ेगा ज़्यादा ना, तब तो पिस्टन ऊपर आएगा, पिस्टन कैसे ऊपर उठेगा, नहीं सर। यहाँ ड्राइविंग फोर्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ड्राइविंग फोर्स है किसका, गैस का, ठीक है। तो तब ज़्यादा होगा ना जब मास कम होगा, पिस्टन का कम करेंगे तब ज़्यादा होगा। तो भाई वही तो, एक छोटा सा टुकड़ा हटाया जा रहा है, मतलब वो ऐसा है ना, पिस्टन तोड़ेंगे तो है नहीं, पिस्टन फिक्स है, उसके ऊपर हमने टुकड़े रख रखे हैं, इक्विलिब्रियम पे सेट कर दिया है, अब हमने चुप्पे से एक टुकड़ा उठा लिया, फिर एक उठा लिया, फिर एक उठा लिया, मतलब इसमें जो है जो स्टेप हो रहे हैं इक्विलिब्रियम के, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर पे हो रहे हैं और स्लो हो रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो इस पर लिखना स्टार्ट करो। हाँ हाँ भाई फास्ट ये होगी, इसमें कहाँ फास्ट,
फास्ट ये है तो बगल में इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल उसमें वो इरिवर्सिबल में होगी। ठीक, इसके पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो। ये हटा दो भाई, ये भी थोड़ी देर के लिए। चलो पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1 कि ये होता है कैसा, हाँ, कि यहाँ पे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम ख़त्म हो गया, तो बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग सीम्स, क्या बोलोगे, कांस्टेंट। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम चेंज हुआ है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा हटता है, थोड़ा थोड़ा स्लाइड होता है। ठीक, और इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा होने की वजह से इसका एक नाम और रखा गया है, दैट इज क्वासी-स्टैटिक, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, ये भी इसको कहा जाता है स्लो होने की वजह से। क्लियर, या फिर ये भी लिख सकते हो और आइडियल प्रोसेस, ये एक आइडियल प्रोसेस भी होता है। ठीक है, अरे बहुत कुछ है भाई ये। और दूसरी बात होगी, तीसरी बात लिखोगे कि इसमें स्टेप देख रहे हो कि थोड़े थोड़े स्टेप्स हो रहे हैं, तो क्या लिखोगे कि इसमें स्टेप्स कैसे जाएंगे, प्रोसेस अकर्स इन ठीक, पता नहीं चलता कितने स्टेप में होगा, है ना, थोड़ा 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 थोड़ा। अभी इरिवर्सिबल उल्टा होगा, जस्ट एक ही बार में सीधे पिस्टन ऊपर। ठीक, यहाँ तुमने हटाया, यहाँ पिस्टन ऊपर। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही स्लो होता है भाई, धीरे धीरे होगा तो स्लो ही प्रोसेस है एक हिसाब से। और यहाँ पे हर स्टेप में थोड़ी देर बाद हमें क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम, ये खास बात है। ठीक है, इक्विलिब्रियम बस। अब इसमें 2 पॉइंट्स ये हैं, एक तो ये ध्यान रखोगे कि हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, ये भी नाम याद रखना कि ये क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखोगे कि ये इक्विलिब्रियम में ऐसा लगता ही नहीं कि इक्विलिब्रियम इसका चेंज हुआ है, इक्विलिब्रियम वही है, कांस्टेंट ही लगता है। बाकी स्लो है, बाकी सारे पॉइंट्स तो ऐसे हल्के याद रखना। और हाँ, कई स्टेप में होता है, बहुत सारे इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स इसके होते हैं, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है। अब ये पूरा ग्राफ बना लो, और यहाँ पूरा हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। बन गया, पिछले बन गया। चलो भाई, अगला प्रोसेस
लिए। बस यहाँ पे इधर ना ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा हल्का होता है, यहाँ चेंज बहुत डेल्टा डीपी होता है, मतलब डीपी होता है। जब बहुत हल्का चेंज होता है क्या लगाते हैं? डीपी। बड़ा चेंज के लिए क्या लगाते हो? डेल्टा पी। ठीक है, ये होता है रिवर्सिबल के लिए, ये होता है इरिवर्सिबल के लिए, वही अलग से पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ बहुत हल्का सा चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज हुआ, प्रेशर एक्सटर्नल का था, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो इंटरनल प्रेशर है उसमें भी थोड़ा सा वही चेंज आया, फिर थोड़ी देर बाद क्या मिल गया? इक्विलिब्रियम। यही चलता रहता है, एक टुकड़ा हटाओ, प्रेशर थोड़ा सा कम बाहर का, अंदर का थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ी देर बाद बराबर हो गया। ठीक है, तो वो दोनों कैंसिल आउट होते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि इसमें कोई फ़र्क पड़ा है। ठीक, चलो अगला है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल, अभी तक जितने लोगों ने प्रॉपर वे में जो क्लास ली है, पढ़ा है, अब आगे आने वाले चैप्टर में उनको कोई मुसीबत नहीं आने वाली, सब कुछ समझ में आएगा। अगर सारी बात समझ गए अभी तक तो समझ गए सब कुछ। पीछे आशिक सब पक्का? दोस्त नहीं आया? अच्छा आया तो है। फरहान समझ गए सब? सिस्टम सराउंडिंग सब कुछ नहीं समझे? मतलब कितने परसेंट, कितना मान लिया जाए? 80%? 89? यार ये तो बेइज्जती कर रहा है, हैं? गाड़ी बेइज्जती। ये देखो भाई, फिर से लगाया हमने पिस्टन। ठीक, यहाँ से कौन सा प्रेशर लग रहा है? एक्सटर्नल अपोजिंग। ठीक है भाई, इधर से गैस के मॉलिक्यूल्स है भाई, कौन सा प्रेशर लगेगा नीचे से? पी ऑफ गैस ड्राइविंग, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मान लो छोटे छोटे टुकड़े रखे थे, छोटे या बड़े टुकड़े जो भी हैं अपने पास रखे थे। अब क्या करो, अचानक से पूरे हटा दो, सबके सब हटा दो। अभी वहाँ पे क्या था, थोड़ा थोड़ा हटा रहे थे, अभी एक साथ हटा दो, क्या होगा? सीधे बनने से ऊपर, है ना, जो नाक वाक सब टूट जाएगा ना ऊपर से। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा तुम्हें वो दिख रहा होगा डिफरेंस। इस केस में क्या होगा? इस केस में जो ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा, किससे? अपोजिंग फोर्स से। ठीक है, और क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे? ये वाले पॉइंट्स हो गए। ठीक, यहाँ चेंज कितना आएगा? यहाँ भी इक्विलिब्रियम मिलेगा, यहाँ होगा पी डेल्टा, पी एक्सटर्नल डेल्टा पी, बड़ा चेंज। यहाँ पे क्या होगा? पी इंटरनल या पी ऑफ गैस माइनस डेल्टा पी, बड़ा चेंज। इक्विलिब्रियम यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी इक्विलिब्रियम मिलेगा, लेकिन एक स्टेप, एक इक्विलिब्रियम मिलेगा। वहाँ पे कितने मिल रहे थे? बहुत सारे इक्विलिब्रियम, बहुत सारे स्टेप्स ये हो रहा था, पर यहाँ एक ही बार में। यहाँ पे इनिशियल पे जो था, फाइनल जो इनिशियल पे था वही लास्ट में फाइनल पे मिलेगा जाके सीधे। इनिशियल पे जो हमने कंडीशन बना के रखी थी, एक इक्विलिब्रियम पहले से था, फिर हमने सारा यहाँ पे जितना भी वेट था वो हमने क्या किया? हटा दिया। ये वेट हटा दिया तो सीधे हमें कहाँ मिलेगा? ठीक है भाई, तो सारी बात समझ गए। एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो कि ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो रहा है, वहाँ पे स्लो हो रहा था, धीरे 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 ऊपर जा रहा था। यहाँ पे सीधा हटाया, सीधे फट से ऊपर। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स यहाँ हो गए। ठीक, हाँ, अब इसके पॉइंट्स भी लिखना स्टार्ट करो। किसमें? तब वो रिवर्सिबल कहाँ रह जाएगा? वो हटाओगे तो इरिवर्सिबल में आ गया ना। हटा तो दिया हमने, कहा तुमने कहा कि सर हटा दो, ये मज़ा नहीं आ रहा है, धीरे धीरे तो हमने पूरा ही हटा दिया है। हटाया तो अब तो खुश हो जाओ, समझ गए? छूट गया, थोड़ा दिक्कत हो रही, कुछ नहीं। हम लोग बस अभी खाली दो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि जैसे यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं, पिस्टन को हमने दबा के प्रेस कर दिया, अंदर गैस भरी हुई है। ठीक, पिस्टन को वहीं रोक दिया, और यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं मास के, कुछ भी हो सकता है, और उसको हम एक एक टुकड़ा हटाएं। अगर यहाँ से एक पार्टिकल हटाएं तो इस पर ज़्यादा इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा। छोटा सा टुकड़ा हटा दो, 50 किलो रखे हो, उसमें से एक छोटा टुकड़ा निकाल लो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हमें लगता है कि नहीं फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, हल्का सा, थोड़ा सा यहाँ चेंज आएगा प्रेशर पे, तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठेगा। वो था हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में पढ़ा था। अब बहुत स्लो होगा, समझ रहे हो?
और नीचे जो अंदर ये फोर्स लगा रहा है गैस, वो फोर्स है ड्राइविंग फोर्स। जो ऊपर से फोर्स लगा है वो कौन सा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स। ठीक, उस वाले केस में रिवर्सिबल में अपोजिंग फोर्स जो है वो क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स से थोड़ा सा छोटा होता है, या बोल सकते हो ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा बड़ा होता है, हल्का सा लगाता है, ज़्यादा नहीं। नीचे वाला ड्राइविंग फोर्स है वो हल्का सा उसको धीरे धीरे करता है, यहाँ पे सीधे ही धक्का मार के ऊपर पहुँचा दे रहा है, तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स बड़ा है। समझ गए? अब वहाँ स्लो हो रहा था, यहाँ कैसी होगी? फास्ट होगी। वहाँ इक्विलिब्रियम हर बार मिल रहा था, यहाँ इक्विलिब्रियम एक बार में मिलेगा। समझ गए पूरी बात? तो ये है इरिवर्सिबल, वो था रिवर्सिबल। वो लिख लियो ना पीछे वाला, नहीं लिखे थे? कोई बात नहीं, लिख लो, बाद में लिख लेना। चलो पहला पॉइंट लिखोगे, पहला पॉइंट इसका क्या होगा? हाँ ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो? हेडिंग हाँ। उसके बाद पे लिख सकते हो, इसमें क्या होता है, वहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स था, अपोजिंग फोर्स था, उनके बीच में डिफरेंस कितना था? बहुत कम। तो यहाँ क्या लिखोगे? हाँ, लार्ज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? वो देखो वहाँ पे इक्विलिब्रियम हमें हर बार मिल रहा था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? हाँ, सीधे बोल सकते हो इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग only at initial and final पॉइंट बोल सकते हो, पोजीशन बोल सकते हो। ठीक भाई, तो बस इसमें यही पॉइंट्स है। बाकी अपना ये पॉइंट लिख लो अलग से कि यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है। वैसे यहाँ डिफरेंस लिख दिया तो ये पॉइंट वही है ना, ये पॉइंट वही है। बाकी ये इसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, यूनिडायरेक्शनल होती है एक दिशा में। बस हो गया क्लियर ये? समझ गए सर? हाँ, डी एफ है ड्राइविंग फोर्स, ओ एफ है अपोजिंग फोर्स। जैसे सिस्टम है ना, इस सिस्टम में नीचे गैस भरी, तो गैस नीचे से फोर्स लगा रही है, वो ड्राइविंग फोर्स, और जो ऊपर पिस्टन फोर्स लगा रहा है वो अपोजिंग फोर्स। ठीक, अगर तुम्हारा जो ये ड्राइविंग फोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके बीच में, मतलब बहुत हल्का सा डिफरेंस है, पिस्टन बहुत धीरे से ऊपर जा रहा है, तो वो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर यहाँ से एक झटके में पिस्टन के ऊपर पहुँचा दे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, वही दोनों प्रोसेस पड़ रहा है। ठीक है, लिख लो भैया, लिख लो। फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन में एंट्री मारते हैं। लिख लिया भैया, बोलो जल्दी। तुम लोग पता है न्यूमेरिकल वाले वो कीड़े, न्यूमेरिकल वाले तो तुरंत एक्टिव। अच्छा, ये जहाँ थोड़ा थ्योरी स्टार्ट हुआ है वो बोरियत शुरू हो जाती है भाई। थर्मोडायनेमिक ऐसा ही चैप्टर है, बोरियत वाला ही लगता ही सबको बोरियत, बट इजी चैप्टर है। अगर देखा जाए के हिसाब से क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना एकदम यूँ हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दो करके। बढ़ाए आगे।
देखो भाई जल्दी हो गया, नहीं हो गया, ठीक। चलो, तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे हीट और वर्क के बारे में, ठीक है। तो कहानी अब हीट से स्टार्ट हो नहीं रहा था। अच्छा सर ठीक है, हमारी बारी आने वाली है। अच्छा अब आ गई, हाँ हाँ सर, ठीक। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हीट के बारे में, हीट के कुछ टर्म्स हैं, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी अलग टॉपिक है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे पहले शुरुआत करो किससे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक भाई। बस अब सुनो, तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है C=Q/M डेल्टा T, ठीक है। हीट कैपेसिटी स्मॉल सी ना, स्मॉल सी, ये भी ध्यान रखना भाई, यहाँ पे है स्मॉल सी, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जैसे मान लो हमें किसी कोई भी सब्सटेंस अपने पास है, कोई भी सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का 1 ग्राम हम ले लें, उस ग्राम का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी दोगे वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन लिखोगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ एन यूनिट मास, या फिर 1 ग्राम मास बाई 1 सेंटीग्रेड, ठीक। तो वही कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बताओ इसका, यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Q है एनर्जी, जूल, और M है ग्राम, और ये है सेंटीग्रेड, तो इसकी यूनिट हो गई। लिख लिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यही है कि अगर हम किसी भी, मान लो हमारे पास यहाँ सब्सटेंस है कोई, इसका 1 ग्राम हम ले लें, 1 ग्राम, इसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, तो जो भी एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, मान लो 80 जूल दे रहे हो, 20 जूल दे रहे हो, 50 जूल दे रहे हो, वही उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। बाकी 1 जूल तो जानते हो कितने कैलोरी बराबर है, 1 जूल कितना होता है, 1 जूल इक्वल्स टू 4.18, यही होता है कैलोरी, या फिर इसको लिख सकते हो 4.2 कैलोरी। अरे कैलोरी कहो कैलोरी कहो, दोनों चलता है, लिख लिया। बड़े भैया आगे, ठीक। अब ध्यान समझ, हमने यहाँ पे देखा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी, Q/M डेल्टा T। अब इसी को, यही जो अपनी हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर देखें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी CB=Q/M डेल्टा T, ठीक है। और यही स्पेसिफिक हीट अगर हम देखें एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, CP=Q/M डेल्टा T। बस यहाँ पे रहेगा वही दोनों बात, बट यहाँ पे कह दोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक भाई, नोट करो। बस डेफिनेशन के आगे लगा दोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, रहेगा यूनिट मास ही अगर M लगा है तो, ठीक। हो गया।
तो ये हो गई इसमें। हमें हमें पढ़ना क्या है, देखो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये अपने पास स्मॉल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है अपने पास स्मॉल सी, इस पर कन्फ्यूज़न होती है, स्मॉल सी और कैपिटल सी, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो स्मॉल सी चल रहा है अभी, जब भी कहानी किस पे हो, एट क्या मतलब किसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो हम लोग, एट नहीं भाई, किसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 1 ग्राम। जब 1 ग्राम मास का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे सी क्या होती है अपनी, सी होती है स्मॉल, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ाए आगे, क्लियर। हमें पढ़नी है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब कुछ नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास था, यहाँ पे क्या कर दो, मोल कर दो, वही दोनों कहानी रहेगी। अब यहाँ पे अपने पास जो हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम देखें तो जो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, सी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, क्यू बाई एन डेल्टा टी। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पर मोल। अब 1 मोल का, ध्यान से, 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 सेंटीग्रेड जितना हीट देना पड़ेगा वो होगी क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। 1 ग्राम बढ़ाने के लिए क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम 1 मोल का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो जितना एनर्जी देना पड़ेगा वो क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, क्या लगा दोगे, सी बी। सो यहाँ क्या लगाओगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या हो जाएगा भाई, सी पी इक्वल्स टू क्यू बाई एन डेल्टा टी। बस दिमाग में रखो कि भाई एन है तो मोलर हीट कैपेसिटी है, एम है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हो गया। हाँ बस यहाँ गड़बड़ी मैंने कर दी, बोले अभी याद आया। अभी मैं बार बार बोल रहा था कि स्मॉल सी अपना था 1 ग्राम मास के लिए, अब यहाँ मोल आ गया तो मोल भाई, तो मोल तो ज़्यादा होता है ना, मोल में बहुत सारे पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो सी आप इस्तेमाल करोगे वो कैसा इस्तेमाल करोगे, कैपिटल सी। यहाँ कैपिटल सी कर लो बस, ये थोड़ा सा चूक गया था बस। अब बस कैपिटल सी और स्मॉल सी में क्लियरेंस हुआ। 1 ग्राम के लिए स्मॉल सी, 1 मोल के लिए कैपिटल सी इस्तेमाल करो, ठीक है। बस यहाँ पे एक साइड में लिख लो कि जैसे कैपिटल बी का है तो यहाँ मोलर मास ऑफ गैस इनटू स्मॉल सी बी होगा, ठीक। अगर कहता है कैपिटल सी पी तो ये मोलर मास इनटू स्मॉल सी पी होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर मास। अभी क्लियर हो जाएगा, लिख लो प्लस मोलर मास। ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर ऑक्सीजन गैस की बात करूँ, ठीक, ऑक्सीजन गैस के लिए मैंने बोल दिया इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है, स्मॉल सी बी है। और मैं आपसे पूछूं मोलर हीट कैपेसिटी तो क्या लिखोगे, बताओ। कैपिटल सी बी आपको चाहिए तो क्या लिखोगे, इसका मोलर मास कितना होगा, 16 दूना 30, और इससे मल्टीप्लाई कर दो। अभी सही है, लिख लिया। इसका इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल में बहुत अच्छा खासा, ध्यान रखना इसको। कैपिटल सी स्मॉल सी, समझ में आया, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बस, बाकी ये पुरानी कहानी नहीं समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन हो जाए, नोट कर लिए। चलो चलो भाई बताओ, फाइन और
ऐसे दे रखा है। 24 क्या बात याद कर लिए हो तो। अच्छा सीबी दे रहे थे तो सीबी कन्वर्टर में जाएगा पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया। समझ गए? बड़ा क्वेश्चन गलत कर दिए। कितना है भाई? भाई कैपिटल सीपी पूछा मैंने, स्मॉल सीपी दे रखा है ओजोन के लिए। कितना आएगा? आ गया? अभी पढ़ा कैपिटल सीपी जब पूछे तो क्या करते हैं? मोलर मास इनटू स्मॉल सीपी। क्या होगा मोलर मास ओजोन के लिए? ओजोन क्या होता है? O3। तो कितना हो जाएगा? 48। अच्छा सीपी है यहाँ पर। अच्छा सीपी सॉरी कंफ्यूज कर दिया, सही कंफ्यूज कर दिया। ठीक ठीक ओके ओके, ज़बरदस्ती गलत हो गया है, देख लिया था। कितना हुआ ये मल्टीप्लाई हो गया? 24 निकाल चुके थे तुम्हारे। क्या सर, कब का मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ समझाने का एक ही पर्पज़ था कि स्मॉल सी कैपिटल सी में डिफरेंस बहुत क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन लेते हैं एक, है ना। चलो भाई साहब, कैपिटल सीपी और स्मॉल सीपी है। फिर वही स्मॉल कैपिटल चल रहा है, फिर कैपिटल स्मॉल सी में कन्फ्यूज़न। अब सुनो इधर, अब एक जो है ये फिजिक्स का फिनोमिनन है, तो इसको प्रूव कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हो। रिलेशन होता है स्मॉल सी वी एंड सॉरी स्मॉल सी पी माइनस स्मॉल सी वी इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, है ना, आर। देख लो, रिलेशन बिटवीन स्मॉल सी पी स्मॉल सी वी इक्वल्स टू आर, ये आपको याद रखना है। ठीक, बाकी प्रूविंग फिजिक्स में आपको अच्छे से इसकी करवाई है। अब क्वेश्चन लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आपके पास क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉल है भाई, स्मॉल, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वी माइनस सी वी ऑफ N2। ठीक, आपके पास ऑप्शन है 14R, R/28, R/12 एंड डी दिएगा। 4/28 बताओ क्या आएगा? सी ऑप्शन, ट्राई करो ट्राई करो। पानी खत्म, मेरा पानी खत्म हो गया। हाय, आया नहीं आया? देखो एक चीज़ नोटिस करो बस, यार देखो वही पॉइंट सीखते जाना है, पॉइंट सीखते जाओ बस, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा हमें करना क्या है। ये रिलेशन किसके किसके बीच है? स्मॉल सी स्मॉल सी, मतलब स्मॉल सी पी स्मॉल सी भी है, स्मॉल है, और यहाँ पूछा भी मैंने क्या है? स्मॉल ही। ठीक है, कैपिटल नहीं है। ठीक है भाई, ये पूछा है आपसे। ओके, स्मॉल है कैपिटल है, कन्फ्यूज हो रही है हमारा, गड़बड़ बताना। एक मिनट रुको। अच्छा, जो रिलेशन, ये रिलेशन जो ये देखा जाए तो इसके लिए एक मास के लिए तो है ना, यही रिलेशन मोल के भी लिखा जा सकता है। अगर इसको लिखे हैं तो कैपिटल सी पी माइनस कैपिटल सी बी इक्वल्स टू आर, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, ये दोनों रिलेशन पॉसिबल है, बस ये किसके लिए होगा? मोल के लिए। ये दोनों बात क्लियर है? इसका इस्तेमाल करो यहाँ से, सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर। इसको क्या लिख सकते हैं? मोलर मास स्मॉल सी पी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मोलर मास, क्या लिख सकते हो? सी वी इक्वल्स टू आर। मोलर मास है कितना इसका? 28, ये हो जाएगा 28
सी बी, अरे यार सी पी 28 सी बी इक्वल्स टू आर, 28 कॉमन कर लें हाँ भाई। तो सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर बाई 20। ऑप्शन नंबर फिर से बताइए। देखो ये मैंने पूछा है स्मॉल, अरे वहाँ अब जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो समझ में आ रहा हो कैपिटल कैपिटल, वहाँ तो दिखेगा ना कि स्मॉल है कैपिटल है, नज़र आएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये रिलेशन हम लिखना चाहें तो मास के लिए लिखेंगे तो स्मॉल स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल सी दोनों में, स्मॉल सी पी स्मॉल सी बी। लेकिन अगर मोल के लिख रहे हो तो कैपिटल सी पी माइनस कैपिटल सी बी। ये बात समझ आई? ठीक है, पूछा इन्होंने स्मॉल का ही है, ये वैल्यू जो इन्होंने पूछा है स्मॉल का पूछा है, स्मॉल सी पी माइनस स्मॉल सी बी क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है आपको। तो देखो हमने ये वाला इस्तेमाल किया, अभी मैंने पीछे बताया कि कैपिटल सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास इंटू स्मॉल सी बी। अरे यार ये भाई सी बी समझ में, पी है तो पी रहेगा, सी है तो सी रहेगा, मैं लिखूँ कुछ भी मुझे बता दिया करो, ठीक। तो ठीक है, ये बात समझ गया ना, आंसर आ गया। तो बस ये कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ देखो कैपिटल सी पी के जगह पे मोलर मास स्मॉल सी पी लिख लिया, कैपिटल सी बी की जगह पे मोलर मास स्मॉल सी बी लिख लिया। हमने मोलर मास को यहाँ पे कॉमन किया है, अच्छा कॉमन नहीं किया है, बुरा मान लो। और जो 28 है ये तो पता ही है कि 14 होता है, 14 टू जा 28। अब बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा है? डाउट है? रुक जाओ, देखो इतना समझो, ये कैपिटल सी पी अगर है, ठीक है, तो जो भी आपके पास गैस दे रखी है उसका मोलर मास, उसका मोलर मास और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल सी पी। अभी तो कैपिटल सी और स्मॉल सी दिख रहा है, ठीक है, बस यही फंडा है। अब यहाँ पे स्मॉल सी बी अगर है तो इसको क्या लिखोगे, मोलर मास इनटू क्या लिखोगे, स्मॉल सी बी। भाई ये बात समझ लो, बस ये रिलेशन समझ लो। अब पता चला पूरी बात, ये बात किसके लिए है, मोल के लिए, ये बात किसके लिए है, ग्राम के लिए है, ठीक है। बस पीछे कर देंगे। समझे, अब कहानी शुरू हुई है। अभी तो ये सब हमारे सिस्टम, ये वो दुनियादारी, ड्राइविंग फोर्स, रिवर्सल प्रोसेसर, एडियाबेटिक, ये वो भाई क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं, क्या किया जाए, है ना। तो पहले से डिसाइड कर लो सर ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, हम लोग बोर होंगे, यहाँ से पढ़ाइए आप, है ना। आर डैश क्या, गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स रहेगा, उसको डैश करने क्या मतलब, अलग अलग होती है गैस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, वो यूनिट के हिसाब से अलग होती है, अलग नहीं होती है। यूनिट चेंज तो उसका मैटर चेंज, बाकी वैल्यू उसकी फिक्स होती है, कितनी 0.80 समथिंग होती है। हाँ, और कोई कंफ्यूजन क्यों नहीं हो सकता? जब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जब हम कैपिटल सी पी की जगह पे मोलर मास इंटू सी पी लिख सकते हैं तो इक्वल कैसे नहीं हो सकता? ये चीज़ समझो, ये चीज़, इसको इक्वेट किया जा सकता है। तो हम जब कैपिटल सी पी माइनस कैपिटल सी बी आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर जब ये इक्वेट किया जा सकता है तो वो भी इक्वल आ जाएगा, ठीक। यहाँ कोई अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा है ना, कंफ्यूज मत हो। हाँ, सेमी रिलेशन है, मैंने यही बोला स्टार्टिंग में, देखो यही चीज़ बोली कि यहाँ पे ध्यान रखना, ये दोनों रिलेशन लिखा जा सकता है, कहानियाँ ये दोनों ही रिलेशन लिखे जा सकते हैं, ठीक है। स्मॉल सी पी अब ये रहेगा एक मास के लिए और ये रहेगा एक मोल के लिए, बस। हाँ हाँ, ये स्मॉल सी बी, ये रिलेशन दोनों जगह पॉसिबल है। एक मिनट, हल्ला मत मचाओ। हाँ, ये कहने मतलब ये है कि जब कैपिटल सी पी कैपिटल सी बी दे रखा हो तो इसको मोलर मास इनटू स्मॉल सी पी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब आई बात समझ, वही चीज़। नहीं समझ पा रहे हैं क्या कह रही है? वो ये कह रही है
कि आपने क्या चीज़ क्या कंफ्यूज कर रही है ये बताओ। कैपिटल सीपी की जगह आपने मोलर मास और स्मॉल सीपी क्यों है? हाँ ये ठीक, पूछ रही है। ठीक है, यही पूछेगी ये कंफ्यूज हो। तो वही तो हम बता रहे हैं अभी, जब सब अभी इससे पहले क्वेश्चन दिया था मैंने, वो क्वेश्चन कहाँ गया? इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कर दिया, ये देखो। तो बस वही वहाँ पे कर देना उठा के। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है वो। अच्छा वो तुम क्वेश्चन में समझ रही हो, वो रिलेशनशिप लिखा हुआ है वो क्वेश्चन। अच्छा ये अब समझ आई बात, हम कह रहे हैं कहाँ चले गए? ये मैंने ऐसे क्यों बताया, रिलेशन है एक, ये बताया हमने, इसकी प्रूविंग आपको फिजिक्स में मिलेगी। ये क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। उसको क्वेश्चन में इंक्लूड कर रही थी? नहीं। हाँ अगर क्वेश्चन होता तो बात सही थी, फिर सिर्फ ये क्वेश्चन है। वो तो मैंने बोला ये रिलेशन है, याद कर लो भाई, ये फिजिक्स में प्रूव कराया जाएगा भाई। थर्मोडायनामिक हैवी टॉपिक है, आपको बीटेक में 3rd ईयर 4th ईयर में मिलेगी अच्छी खासी थर्मोडायनामिक, बढ़िया डिस्कस करना है। भले बीटेक वाले नहीं है अपने, तो अपने को यही इतने निपटा लेना, अपना क्वेश्चन तो ये निपट जाएगा, रिलेशन पता होना चाहिए। चलो अच्छा टाइम वेस्ट ना करो, क्लियर हुआ ये? अभी है 4 मिनट है, हाँ वही तो अभी है, एक क्वेश्चन हो जाएगा ना क्वेश्चन। चलो ठीक, हाँ तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ख़त्म, बस 9 ही है क्या? अच्छा ऐड कर सकते, ठीक है। ये रिलेशन ध्यान रखना, रिलेशन हमें क्या मिला यहाँ पे दोनों के बीच में, स्मॉल CP माइनस CB इक्वल्स टू R। भाई स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना जब कैपिटल आए तो मोलर मास को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा CB को लिखा जा सकता है F/2R, CB को हम लिख सकते हैं F/2R। फिर प्रूविंग पे आए, प्रूविंग पे मैंने ही आना है, सिर्फ फॉर्मूले फोकस करो, निपटा दो। यहाँ पे रट्टा है और सारा काम हो जाएगा। बोलो। हाँ F को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ ठीक है भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम C। कहाँ पे? सब पढ़ाया जाएगा भैया, सब पढ़ाया जाएगा आपको। देखो बात ये है ना भाई, वही चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर सारी चीज़ पढ़ने पा जाओ तो थर्मोडायनामिक बड़ा टॉपिक है, और मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पे, बस सिर्फ फॉर्मूला देख लो। देखो ये रिलेशन जैसा है, अभी इसकी प्रूविंग पे आ जाओ ना, इसकी भी प्रूविंग है, अच्छी खासी प्रूविंग है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। क्या देखो अभी के लिए आप इतना समझो, सिंपल देखो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड वो दिमाग में रखो, बस काम हो जाएगा। देखो CP माइनस CB इक्वल्स टू R होता है, ये रिलेशन माइंड में रखो, क्लियर है। जब क्वेश्चन सामने आएगा तो वहाँ आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये 1 मोल के लिए कह रहा है या फिर 1 ग्राम के लिए कह रहा है, ठीक है। 1 ग्राम की तो बात होगी नहीं मोस्टली, ठीक है। ये वाली कहानी है, ये जो स्मॉल वाली यहाँ पे लिख लो चाहे साइड में, ये स्मॉल के लिए है, ठीक है, स्मॉल C के लिए है, और ये होती है किसके लिए? 1 ग्राम के लिए। और जहाँ ये मामला कैपिटल पे गया, CP माइनस CB इक्वल्स टू R, ये किस पे चला गया? मोल पे चला गया। इतनी बात बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखो बस, ठीक है। ये वाली क्या है? ये वाली है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक, और ये वाली क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। और यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये सब नए टर्म्स आ रहे हैं, टर्म्स आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये CB समझ में आया कि नहीं आया? CB क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है? अगर यहाँ पे 1 मोल की बात हो रही है तो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मोल की बात हो रही है तो क्या कहोगे? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जब CB लगा हुआ तो इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर CP लगा एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बात ध्यान रखो। हाँ ठीक है। और F यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये टर्म्स इतने होने चाहिए, हमारा काम हो जाएगा, इसमें क्या ही करना है। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आप खुद करने बैठोगे, अगर फंसा तो मुझे बताना, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं पूछ लेगा और डिफिनीशन नहीं पूछेगा, फ्रीडम कहाँ से आया, प्रूफ नहीं पूछ लेगा, रिलेशन पता हो कि हाँ रिलेशन होता है। अच्छा बताओ, अगर CB को हम F/2R लिख सकते हैं तो CP को क्या लिख सकते हैं? क्या CP इक्वल्स टू R प्लस CB हो जाएगा? यहाँ पे हमने बताया बिकॉज CB इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? इसको कैपिटल F रखो ज़्यादा सही। हाँ भाई, R प्लस
एफ बाई टू आर, तो आर आर कॉमन कर लो, 1 प्लस एफ बाई टू। ठीक है भाई, ये लिखो, एक रिलेशन फिर बन गया। अब किसी क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा हो, आपसे सीपी पूछ सकता है, निकाल लेना। इतना तो समझ जाओगे ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है भाई, इतना है। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया सर ये क्या सीपी सीबी और ये सब पता नहीं क्या, फिर कभी कैपिटल सी बता रहे हैं, कभी स्मॉल सी बता रहे हैं, नहीं मज़ा नहीं आया सर। दे रखा होगा भाई, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम कहाँ ढूंढोगे? एक गैस का पूरा कंटेनर है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम निकालो। वो फिजिक्स में है, ऐसी बात नहीं, फिजिक्स में कर लोगे, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा अपने को, तो यहाँ सीधे सीधे मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ आया? ठीक है, और बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन में दे रखा होगा, और नहीं भी दे रखा होगा तो इसको सोच सकते हो कि जो हमारे पास जो गैस दे रखी है, या जो भी अपने पास गैस ही होगी मोस्टली, है ना, गैस पे ही काम होता है ये, तो ये एटॉमिसिटी देख लो, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिसिटी। ठीक है, हाँ इसको रट्टा मारना पड़ेगा, एफ की वैल्यू रट्टा मारनी पड़ेगी, वैसे कुछ एटम को देख के हम बता सकते हैं। लिख लो, टाइम कितना बचा? हाँ टाइम निकल गया है, लेकिन हम एफ के बारे में बता देते हैं, राइट। एफ अपना क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। ठीक, पहले केस में अगर गैस मोनो एटॉमिक है, मोनो मतलब सिंगल, कौन कौन से? जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ऐसे, तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, देख करके समझ, 3 सीधे डायरेक्ट पुट कर देना। अभी कहाँ से निकला, कहाँ हुआ, ये सब फिजिक्स में जाके सीखो। ठीक भाई, अगर डायटॉमिक है, अगर हमारे पास दी हुई गैस, हाँ डायटॉमिक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, निट्रोजन, ठीक है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 5। ठीक है, और ट्राई एटॉमिक के लिख लो 6। ट्राई एटॉमिक जो ओजोन हो गया अपना, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, दोनों उसको अटैच कर लेना। पॉली एटॉमिक लिखो, ट्राई एटॉमिक मत लिखना है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे पता नहीं कौन सा है। ट्राई एटॉमिक नहीं लिखोगे, पॉली एटॉमिक लिखोगे। पॉली एटॉमिक में जो भी आपको दिखे, जैसे कि ओजोन हो गई, फास्फोरस हो गया, या फिर सल्फर हो गया, ये सब पॉली एटॉमिक होते हैं। इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना इस्तेमाल करोगे? 6। ठीक भैया, हाँ वो भी भाई साहब पॉलीटॉमिक में यहाँ पॉलीटॉमिक है ना, एकदम जेन्युइन चीज़ पूछता है, सही है। ठीक, जिसमें एटम्स कई हों तो पॉलीटॉमिक में आएगा, और उन सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में एंट्री करेंगे धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें फोकस करके आ जाना अपना, है ना। रिलेशन क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, कैसे फिक्स होता है, कितना, बस। ठीक, रिवीजन नहीं, अच्छा कल तो रिवीजन है, कल सैटरडे है, कल हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, और कोशिश करना कि 8 बजे आ जाना। 8 बजे शुरू कर दूंगा, चाहे कोई रहे या ना रहे, क्योंकि किसी वेट थोड़ी करना है, ये तो पढ़ा हुआ चैप्टर है। जो भी आएगा शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटा में पूरा पढ़ाना है भाई साहब, बड़ा टॉपिक है, तो जल्दी जल्दी चलेगा स्पीड में, अपना इतने टाइम पे अपना खींच लेंगे। चलो, अपने डाउट्स भी ले आना कल। हाँ, थर्मो आएगा भाई, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया यहाँ तक आएगा।
अब ये नहीं बताऊँ कितने क्वेश्चन आएगा, पर यहाँ मैंने लास्ट आज मैंने यहाँ तक पढ़ाया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तक, यहाँ तक आएगा। अब मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक, कोई भरोसा नहीं मेरा, तो मैं लास्ट तक पूछ सकता हूँ, पढ़ के आना। हाँ सर ये पूछ सकते हैं।